अग्रवाल है और मैं किडनी पेशेंट्स का ख्याल रखता हूँ। फर्स्टली हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। इस वीडियो में मैं आपको अपडेट दूंगा फ्रॉम द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी की कॉन्फ्रेंस, जिसमें लेटेस्ट रिसर्च और मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया गया था। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। पहले हम बात करेंगे न्यू मेडिसिन दैट आर अपकमिंग, फिर हम बात करेंगे अबाउट न्यू मशीन्स फॉर डायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस, एंड लास्टली हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टेम सेल थेरेपी के बारे में, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी टॉक दी गई थी। अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट स्टे होपफुल। इस कॉन्फ्रेंस में मोर देन 10,000 किडनी स्पेशलिस्ट आए थे फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इसी होप में कि किडनी डिजीज़ के लिए एक क्योर आएगा और ट्रीटमेंट्स आएंगी। पिछले 5 सालों में मल्टीपल ट्रीटमेंट्स आई हैं फॉर क्रॉनिक किडनी डिजीज़। हर 3 से 6 महीने में एक नई ड्रग अप्रूव हो रही है। अगर आप 5 साल पहले देखोगे तो हमारे पास मुश्किल से 1 या 2 दवाई थी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के लिए, और अब सारे नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी डॉक्टर्स का यही एम है कि हम किडनी डिजीज़ को प्रोग्रेस करने से रोकें, मतलब कि स्टेज 5 पर जाने से रोकें, जिसमें ट्रीटमेंट सिर्फ डायलिसिस या ट्रांसप्लांट रह जाता है। तो स्टे होपफुल, lot of research is happening in this field. I'm definitely sure that in the next few years there will be more and more therapies, more and more drugs which will slow the progression of kidney disease, stop protein leak, and maybe find a cure also to halt progression altogether. So stay hopeful. अब जब ये सारी दवाइयाँ बनती हैं, इनके जब ट्रायल्स होते हैं, तो मेनली 2 चीज़ों को देखते हैं कि क्या ये प्रोटीन लीक को कम कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ है क्या ये आपके EGFR को कम होने से रोक सकते हैं। ये इनके प्राइमरी आउटकम्स होते हैं। सेकेंडरी आउटकम्स की अगर बात करें तो देखते हैं कि क्या रिस्क है एंड स्टेज किडनी डिजीज़ का, या फिर जब आपका EGFR 15 से कम हो जाए, या फिर क्या रिस्क है डेथ का, या तो हार्ट अटैक से या किडनी डिजीज़ से। जितनी भी रिसर्च हुई है रिसेंटली, एक मैसेज जो मुझे लगता है ज़रूरी है आपको बताना कि मेडिसिन में बिलीव करें। कई पेशेंट्स मुझसे आयुर्वेदिक के बारे में पूछते हैं, होम्योपैथिक के बारे में पूछते हैं। आई थिंक इनको आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा हार्म कर सकते हैं और बेनिफिट कम देते हैं। आप एलोपैथिक मेडिसिन पे बिलीव करें। इतनी रिसर्च हो रही है पूरी दुनिया में अबाउट किडनी डिजीज़, डेफिनेटली मोर एंड मोर मेडिसिन विल कम विच विल बेनिफिट यू। तो पहले हम बात करते हैं कि क्या नई मेडिसिन के बारे में यहाँ पे बताया गया था। लेट्स स्टार्ट विद IgA नेफ्रोपैथी। ये बहुत कॉमन डिजीज़ है और इसके ऊपर मैंने कई वीडियोस बनाई हैं। अब कुछ मेडिसिन IgA नेफ्रोपैथी के लिए इंडिया में अवेलेबल है, जैसे आपका ACE इनहिबिटर, SGLT2 इनहिबिटर्स। बट और भी मेडिसिन हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज में प्रूव हुई हैं बट इंडिया में अभी नहीं हुई है। आई एम होपफुल कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ये मेडिसिन इंडिया में भी अप्रूव होंगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं ब्यूटासिनाइड के लिए। मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई थी कि IgA नेफ्रोपैथी में ये मेडिसिन प्रोटीन लीक कम करती है और आपका EGFR को भी वर्स होने से रोकती है। ये मेडिसिन इंडिया में अवेलेबल है और आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए इसके बारे में। फिर इस कॉन्फ्रेंस पे भी इस मेडिसिन के बारे में काफ़ी बात हुई थी। एक और मेडिसिन है जिसको हम बोलते हैं स्पारसेंटिन। इसको भी मैंने मेंशन किया था प्रीवियस वीडियो में, और इस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने मल्टीपल ट्रायल रिजल्ट्स दिखाए थे कि ये मेडिसिन आपका प्रोटीन लीक कम करती है IgA नेफ्रोपैथी में, और ऑल्सो EGFR प्रोग्रेशन को भी रिड्यूस करती है। अब बात करते हैं एक नई मेडिसिन के बारे में, जिसके बारे में एक टॉक दी गई थी इस कॉन्फ्रेंस पे। इसका नाम है फैबलाटा और इसका जेनेरिक नेम है इप्टैकोपैन। ये मेडिसिन एक कॉम्प्लीमेंट इनहिबिटर है। हमने पहले बताया था आपको कि IgA नेफ्रोपैथी एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, तो अगर आप कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को ब्लॉक करते हो तो उससे इन्फ्लेमेशन कम हो सकती है। और ये ट्रायल में इस मेडिसिन ने यही दिखाया था कि ये ऑल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को इनहिबिट करती है और आपका प्रोटीन लीक को कम करती है। जैसे मैंने आपको पहले बहुत बार बताया हुआ है कि अगर आपका प्रोटीन लीक कम होगा तो आपका किडनी डिजीज़ का प्रोग्रेशन भी कम होगा। सो अगेन ये मेडिसिन अभी रिसेंटली ही अमेरिका में FDA ने अप्रूव करी है, तो मुझे लगता है कि अगले कुछ महीनों में या मे बी विद इन अ ईयर ये मेडिसिन ग्लोबली अवेलेबल होनी चाहिए। इसमें फेज़ 3 ट्रायल हुआ है और एक्सेलरेटेड अप्रूवल मिला अमेरिका में। इसका मतलब कि ट्रायल स्टिल ऑनगोइंग है और अभी पूरे रिजल्ट्स आने बाकी हैं, बट जो भी रिजल्ट्स अब तक आए हैं वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है। तो दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड कीप एन आई आउट ऑन।
और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में लिंक भी डाल दूंगा ताकि आप पढ़ सकें इसके बारे में। ये मेडिकेशन क्योंकि आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में एक्ट करती है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन है, तो ऑब्वियसली इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जब ये मेडिकेशन आगे जाके अप्रूव होगी इंडिया में, मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और आपको सारे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बताऊंगा। बट बेसिकली उन्होंने यही बताया था कि आपके चांसेस ऑफ गेटिंग एन इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम एक तरीके से हैम्पर होता है। अब एक और नई मेडिकेशन के बारे में बात हुई थी और इसके ऊपर 2 ट्रायल्स चल रहे हैं, एक रूबी 3 स्टडी और एक रेनर स्टडी। ये मेडिकेशन IgA नेफ्रोपैथी है और इसने भी दिखाया है कि ये प्रोटीन लीक को कम करती है। तो ये मेडिकेशन अभी भी फेज़ 2 ट्रायल में है, तो इसको भी अप्रूव होने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट अगेन काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखाए थे इस कॉन्फ्रेंस में इस मेडिकेशन के बारे में। ये सब आपको क्या बताता है? ये मेनली आपको यही बताता है कि हमें किडनी डिजीज़ को स्टेज 1, 2 और 3 में पकड़ना है, क्योंकि जो सारी मेडिकेशन बन रही है ये स्टेज 1, 2, 3 के लिए ही है, ताकि हम आपका प्रोटीन लीक कम कर सके और आपको स्टेज 4 और 5 से बचा सके। क्योंकि हमें पता है कि स्टेज 5 पे आपके ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड हैं और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की बात होती है, क्योंकि इस स्टेज पे आपकी किडनी श्रिंक हो जाती है और जो फंक्शन होता है किडनी का वो मोस्टली डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर के पास टाइमली मैनर में जाएं, अपना डायग्नोसिस डिले ना करें। अगर वो आपको बायोप्सी रेकमेंड करते हैं तो आप बायोप्सी करें और अपने फॉलो अप अपने डॉक्टर के साथ करते रहिए। अब मुझसे कई पेशेंट्स पूछते हैं कि CKD के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन है जिसमें आपको IgA नेफ्रोपैथी ना हो, डायबिटिक किडनी डिजीज़ ना हो, बट सिर्फ स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर CKD। ये एक तरीके से बोलूँगा गलत क्वेश्चन है। आपको ये समझना चाहिए कि आपकी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ क्यों हुई है, तभी इसको बेटर ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि हर एक डिफरेंट डिजीज़ के लिए अलग अलग स्पेशल दवाइयाँ हैं। फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक किडनी डिजीज़ के लिए मैंने फिनेरेनोन के बारे में बात की, IgA नेफ्रोपैथी के लिए मल्टीपल दवाइयाँ अप्रूव हैं और आगे जाके इनकी मल्टीपल ट्रायल्स भी चल रहे हैं। ऐसे ही मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के लिए अलग अलग दवाइयाँ हैं, FSGS के लिए अलग दवाइयाँ हैं। तो आपको पहले ये पता करना चाहिए कि CKD हुआ क्यों है, तभी आपको सही दवाई दे सकते हैं। अगर सिर्फ CKD इन जनरल के बारे में बात करें तो एक नई ट्रायल के बारे में बात हुई थी जिसको बोलते हैं स्मार्ट ट्रायल। इसमें इन्होंने देखा था कि सेमाग्लोटाइड, जो कि ओजेम्पिक के नाम से भी आती है और काफ़ी फेमस हो गई है पिछले कुछ सालों में एज अ वेट लॉस ड्रग, वॉज यूज इन दिस ट्रायल। और इन्होंने देखा था कि इस मेडिसिन से आपका प्रोटीन लीक भी कम होता है किडनी डिजीज़ में। 3 मेन चीज़ें इन्होंने देखी, एक तो प्रोटीन लीक, दूसरा आपका वेट कम होता है और थर्ड ब्लड प्रेशर पे भी इफेक्ट करती है, तो आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है इस दवाई से। अगेन ये बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स थे। सेमाग्लोटाइड या ओजेम्पिक तो अप्रूव्ड है वेस्ट में और यूरोप में। इंडिया में ये टिर्ज़ेटाइड के नाम से आती है, जो कि इसका जेनेरिक नेम है। ये मेडिसिन सेमाग्लोटाइड से सिमिलर है, बट इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा अलग है। तो अगर आपने इस दवाई के बारे में नहीं सुना, अब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में लिंक डालूंगा। और अगर आपका वेट ज़्यादा है और आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अपने डॉक्टर से जाके इसके बारे में बात करें। अब मैंने फिनेरेनोन के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई थी लास्ट वीक। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने और अपडेट्स दिए हमें और बताया कि फिनेरेनोन किडनी डिजीज़ में तो इफेक्टिव है ही, डायबिटिक किडनी डिजीज़ में इफेक्टिव है, बट साथ में हार्ट फेलियर में भी इसको यूज़ किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि ये आपका रिस्क ऑफ हैविंग अ हार्ट अटैक कम करती है इन क्रॉनिक किडनी डिजीज़ एंड इन हार्ट फेलियर। तो ये दवाई अगेन इंडिया में अवेलेबल है क्रेंडिया के नाम से। अगर आपको डायबिटिक किडनी डिजीज़ है, आप अपने डॉक्टर से जाके बात करें ये देखने के लिए कि आप इसके लिए सूटेबल है या नहीं। मैंने पिछले वीडियो में स्पारसेंटन के बारे में बात की थी और कई लोगों ने वो वीडियो देखी। इस कॉन्फ्रेंस पे भी उन्होंने अपडेट दिया कि स्पारसेंटन जब SGLT2 इनहिबिटर के साथ कंबाइन हुई थी IgA नेफ्रोपैथी में, उन्होंने काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखाए थे और ये भी दिखा गया था कि प्रोटीन लीक एकदम बंद हो गया इन पेशेंट्स जो एक कॉम्बिनेशन ले रहे थे। इसका मतलब यही है कि अगेन बहुत रिसर्च हो रही है फॉर IgA नेफ्रोपैथी। 5-6 ट्रायल्स ऑलरेडी ऑनगोइंग है और कई नई दवाइयाँ अप्रूव हो चुकी है। स्पारसेंटन अभी इंडिया में अप्रूव नहीं हुई है, बट आई एम होपफुल इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये आएगी। जो ट्रायल थी स्पारसेंटन का, उसका नाम था प्रोटेक्ट ट्रायल। मैं इसके बारे में भी लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में ताकि आप पढ़ सकें।
अब आगे बात करते हैं मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के बारे में। मैं इसके ऊपर एक नई वीडियो बनाऊंगा, बट मैं आपको एक क्विक अपडेट देना चाहता था कि ट्रेडिशनली हम एस इनहिबिटर और SGLT2 इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं, साथ में रिटक्सिमैब, साइक्लोफॉस्फेमाइड या टैक्रोलिमस। अगर ये तीनों नहीं चले तो वी डिडंट हैव मच ऑप्शंस, बट अगेन एक नई ट्रायल चल रही है और एक नई मेडिसिन डेवलप हो रही है स्पेसिफिकली फॉर मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, और उस मेडिसिन के अर्ली ट्रायल रिजल्ट्स ने दिखाया है कि ये प्रोटीन लीक कम करती है एंड मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी को प्रोग्रेस होने से रोकती है। ये ट्रायल के फुल रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर और मैं आपको फिर अपडेट दूंगा जैसे ही पब्लिश होते हैं। मुझे लग ही रहा था कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस मशीन्स के बारे में और स्टेम सेल थेरेपी के बारे में फॉर किडनी रीजनरेशन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा मुझे। आई थिंक वी आर स्टिल अ फ्यू ईयर्स अवे जिससे पहले ये टेक्नोलॉजी आए, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मेन रीज़न ये वीडियो बनाने का यही है ताकि मैं आपको अपडेट दे सकूं एंड होप दे सकूं कि बहुत सारी नई मेडिकेशंस आ रही हैं फॉर क्रोनिक किडनी डिजीज़। बोला जा रहा है कि नेफ्रोलॉजी के लिए दिस इज़ रेवोल्यूशनाइजिंग, बिकॉज 5 साल पहले हमारे पास barely कोई दवाई थी और अब मल्टीपल दवाई अप्रूव हो रही हैं। 3 या 4 दवाई हैं जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ जिनके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। एस इनहिबिटर, SGLT2 इनहिबिटर, फिनेरेनोन और GLP-1 एनालॉग। ये आपको काफ़ी टेक्निकल लग रहा होगा, बट इसको अगर ब्रेक डाउन करें, एस इनहिबिटर मतलब आपका रैमिप्रिल, एनालिप्रिल, टेलमीसार्टन, लोसार्टन। SGLT2 इनहिबिटर्स आपके डापाग्लिफ्लोजिन या एम्पाग्लिफ्लोजिन। फिनेरेनोन जिसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, और GLP-1 एनालॉग्स जो आपके सेमाग्लुटाइड हो गए या मुंजारो हो गए। ये 4 मेडिकेशंस वेस्ट में अप्रूव हो चुकी हैं एज ए स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉर क्रोनिक किडनी डिजीज। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, कॉज पे डिपेंड करता है। एस इनहिबिटर और SGLT2 इनहिबिटर तो हम सब में यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो हम फिनेरेनोन यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो हम कई पेशेंट्स में सेमाग्लुटाइड यूज़ कर रहे हैं अगर आपका वेट ज़्यादा है। तो आप अपने डॉक्टर से इन 4 मेडिकेशन के बारे में तो डेफिनेटली पूछिए, क्योंकि ये अब एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर बन जाएंगी फॉर क्रोनिक किडनी डिजीज़। एंड आगे जाके जब नई मेडिकेशन आएंगी देन वी हैव टू एडजस्ट कि आपको कौन सी देनी चाहिए और कौन सी नहीं देनी चाहिए। बट मुझे फिर भी लगता है कि एस इनहिबिटर और SGLT2 इनहिबिटर्स आपको डेफिनेटली लेने चाहिए अगर आप सूटेबल हैं इसके लिए। तो ये 2 मेडिसिन आप मिस ना करें और जाके अपने डॉक्टर से इसके बारे में पूछें। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और यूजफुल लगी हो। इफ़ यू डिड लाइक इट देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।